हेलो हाय गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सुबह के 7 बज गए हैं। 6 तारीख है, यानी 6 और 7 दोनों चीजें हो रही हैं। बड़ा ही माने प्रोग्रेसिव मामला चल रहा है। असेंडिंग ऑर्डर में दुनिया चल चुकी है। तो आइए आप भी छोड़िए अपने आलस को और सुबह सुबह बढ़िया सा करंट अफेयर्स देखते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे और ग्रुप डी या सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी, स्टेट डिफेंस, वट एवर इट इज, दिस 10 मिनट करंट अफेयर्स, दिस इज ये आपकी गो टू प्लेस है। माने इसमें आपके सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाते हैं पूरे पूरे दिन के। सिर्फ 10 से 15 मिनट में हम सब कुछ कवर कर लेते हैं और इसके बाहर करंट अफेयर्स कहीं नहीं गया है। तो एक काम जरूर करिएगा, वो लाल सा बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब वाला, उसको जरूर दबा देना पहले ही, क्योंकि ये रोजाना सुबह 7 बजे आता है और ये बहुत पावरफुल है। आइए तो एंड थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल कमेंट्स। हम डेली आपको एक आंसर, हम डेली आपको वो देते हैं, होमवर्क देते हैं। उसमें हमने पिछली बार आंसर दिया था इसकी भोपाल गैस ट्रेजेडी की न्यूज थी कि 40 साल बाद वहां का वेस्ट जो है वो हटाया जा रहा है। हमारा प्रश्न आपसे ये था कि बताइए कौन सी गैस थी। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया कि मिथाइल आइसोसियानेट। शाबाश, आप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से ये आंसर आप लोगों ने दिया। वेरी वेल डन गाइस, शाबाश, तालियां आपके लिए। एक और सवाल था कि इसरो के चीफ का नाम क्या था, जिन्होंने फाउंडर थे उनका नाम क्या था। तो इन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया है सोनिया। आपने पूरा आंसर, पूरा नाम बताया है आपने। दैट इज वेरी वेल डन सोनिया, शाबाश। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की न्यूज। देखिए भाई, एचएमपीवी एक नया कोरोना लाइक वायरस है। ये चीन में आ गया है और अब इससे थोड़ी सी अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि इसके सिम्टम्स बिल्कुल कोविड जैसे हैं। यानी ये रेस्पिरेटरी ट्रैक पे ही अटैक करता है, ये लंग्स को समस्या देता है और इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है ये जनरेट करता है, खांसी, जुकाम, ये सब। स्पेशली देखिए हमारे, जैसे हम सांस ली, अब इसके बाद क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड में जाती है। तो जहां से ये ब्लड में जाती है वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। ये उन ब्रोंकियोल्स में इन्फेक्शन कर देता है, जिससे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो कोविड में हुआ था। और ये वायरस तेजी से इस समय चाइना में फैल रहा है। तो हमारे भारत में भी ये चीज आ सकती है, क्योंकि कोई भी वायरस है, हम कोविड से देख चुके हैं, चीन से ही ओरिजिनेट होता है, फिर अलग अलग देशों में ये फैलना शुरू कर जाता है। तो अभी भी किसी पब्लिक प्लेस में जाएं तो जरूर थोड़ा सा ध्यान रखें, मास्क वास्क पहन करके जाएं अगर किसी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं आप। अच्छा, तो ये है पूरा वायरस एचएमपीवी और ये निमोनिया वायरस होता है। ये जो आप देख रहे हैं ह्यूमन मैमेलो निमोनो वायरस, ये आ जाता है। तो न्यूमोना किसी में भी वर्ड लग जाए मतलब रिलेटिंग टू दी लंग्स होता है न्यूमोना का अर्थ। तो ये लंग्स पे अटैक करता है, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। मोदी जी ने दिल्ली में 4 प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे। तो ये जो 4 प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत ज्यादा देखिए खास इसलिए हो जाते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री खुद उनको लॉन्च कर रहे हैं। अब देखिए इनमें से भी सबसे ज्यादा खास कौन सा है और क्या क्या 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं बता देता हूं। पहले तो ये है कि डीयू में उन्होंने 3 नई नई बिल्डिंग्स के लिए पैसा दिया है, उनका अनावरण किया है। एकेडमिक ब्लॉक खोल दिया, एकेडमिक ब्लॉक द्वारका में खोला, वीर सावरकर कॉलेज नजफगढ़ में खोला। लेकिन इन तीनों में से कोई आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। एग्जाम में क्या आएगा, ये स्वाभिमान फ्लैट प्रोजेक्ट। ये कहां पर आया है, अशोक विहार नई दिल्ली में। 1675 फ्लैट्स की जो चाबियां हैं ये जेजे क्लस्टर में जो रह रहे लोग हैं उनको दिया गया। आप कहेंगे सर जेजे क्लस्टर कौन सा मोहल्ला है? भाई ये झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर है। सच्चाई यही है, इसको झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर कहते हैं। तो झुग्गी झोपड़ी के माने स्लम्स जो होते हैं उनसे फ्री बनाना था दिल्ली को। तो अशोक विहार में क्या करे गए, कुछ फ्लैट्स बनाए गए। ये सरकार का एक बहुत ज्यादा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि शहरों में से स्लम खत्म कर देने हैं और जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनके लिए बकायदा बढ़िया फ्लैट, जिसमें वॉशरूम होगा, पानी आता होगा, किचन होगा, बाथरूम होगा, सब चीज बना करके हम उनको दे देंगे। इसकी एक फ्लैट की कीमत इसमें 25 लाख है, जिसमें जो बेनिफिशियरी है माने जिसको फ्लैट अलॉट हो रहा है तो उसको मात्र 17% माने लगभग 1,25,000 रुपए सिर्फ देने हैं उसको। बाकी सारा पैसा सरकार देगी, दैट्स इट। तो 1,25,000 या 1,40,000 रुपए के आसपास उसको, मतलब एक छोटा सा मीगर अमाउंट उसको देना है, बाकी सारा पैसा सरकार देगी। तो ये है इसका नाम है क्या, प्रोजेक्ट का नाम है स्वाभिमान फ्लैट प्रोजेक्ट। ये अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत टाइम से एक डिबेट चल रही थी कि शहरों में से शहरों को स्लम फ्री कैसे बनाया जाए। तो फिर सरकार इस सोल्यूशन के साथ आई कि हम क्या करते हैं कि उन स्लम वाले लोगों के लिए हम फ्लैट्स बना देते हैं और सबको फ्लैट में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन एक ये भी प्रॉब्लम आती है कि सरकारें ये सब जहां फ्लैट बनाती थी ये शहरों से दूर होते थे। और नॉर्मली स्लम में कौन लोग रह रहे हैं, जो घर की बाई होगी, काम वाली बाई होगी, या जो खाना बनाने जाती होगी, या जो कहीं पर प्रेस करने जाता होगा व्यक्ति, इस टाइप के। तो होता क्या है, अभी तक ये शहर के बाहर बनाए जाते थे फ्लैट। तो आपने नायक मूवी में देखा होगा, ये लोग अपने फ्लैट को किराए पर चढ़ा देते थे और फिर आ जाते थे वहीं पर, फिर से झोपड़ी में रहना शुरू कर देते थे। लेकिन इस बार एक इनोवेटिव अप्रोच करी गई। इस बार अशोक विहार जो कि एक मेन एरिया है दिल्ली का, वहां पर इन फ्लैट्स का निर्माण किया गया ताकि इनका जो जीविका जिन जिन घरों से चल रही है ये उससे दूर ना होने पाए। इसके लिए इस चीज को करा गया है, ठीक है।
आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देख लिया स्वाभिमान फ्लैट प्रोजेक्ट है ये, और एक सीबीएसई की बिल्डिंग बन रही है नई, उसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट किया गया है। हालांकि एग्जाम में सिर्फ ये वाला आएगा, स्वाभिमान फ्लैट प्रोजेक्ट। फिर देखिएगा इनॉग्रेशन ऑफ 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। तो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस यानी बाल साइंस कांग्रेस है ये। इसमें 10 साल से लेकर के 17 साल तक के जो चाइल्ड साइंटिस्ट होते हैं, वेट अ मिनट, चाइल्ड साइंटिस्ट, जी हाँ, ये वो बच्चे होते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ डिस्कवरी करी होती है और इनकी उम्र मात्र 10 साल से 17 साल की होती है। मैं आपसे चुल्लू भर पानी लेने के लिए भी नहीं बोल सकता, क्योंकि इस समय सर्दियां चल रही हैं, उसमें भी एफर्ट लगेगा, है ना। और ये न्यूज़ जो है आपको लग रहा होगा भाई हम बैठे हैं अभी, हम तो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 17 साल तक का बच्चा एक बाल साइंटिस्ट है। तो यस, और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये आपको बता देते हैं। इस बार ये कहां हो रहा है? इस बार हो रहा है भोपाल में। तो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव, इन्होंने इसका अभी अनावरण किया है। और 700 से ज्यादा बच्चे, टीचर्स, मेंटोर्स, ये अलग अलग कंट्रीज से इवन यहां पर आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बात आती है सन 1990 की। तो एक एनजीओ हुआ करती थी एमपी में। उसने सोचा कि जो प्रोडिजी बच्चे होते हैं, मतलब जो बहुत तेज होते हैं बचपन से ही, उनके साथ कुछ प्रोजेक्ट शुरू करे कि आप अपनी लोकल प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करिए, उसके लिए एक साइंटिफिक सोल्यूशन दीजिए। अब वो प्रोजेक्ट बड़ा हिट हो गया एक साल के अंदर। जैसे ही ये हुआ तो 1992 में क्या हुआ, भारत सरकार की नजर उस एनजीओ पे पड़ी कि ये तो बड़ा तगड़ा प्रोजेक्ट है भाई। तो 1993 से सरकार ने क्या किया, 1993 में सरकार ने बोला कि अब ऐसा प्रोजेक्ट हम खुद चलाएंगे। जो अभी तक एक एनजीओ चला रही थी, 1993 में सरकार ने बोला ऐसा प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, जो डायरेक्टली प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, हम खुद चलाएंगे इस प्रोजेक्ट को। और तब से 1993 ऑनवर्ड्स ये चाइल्ड साइंस कांग्रेस की शुरुआत कर दी गई, नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस। तो 1993 से 2024 तक कितना हो गया, ये 31 साल हो गए। इसीलिए आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो है ये 31st नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस है। ठीक है, ये देखिए अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं। इस बार की थीम क्या है, हर बार एक उनको थीम दी जाती है। तो इस बार की थीम क्या है, ये थीम इंपॉर्टेंट होती है, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। इसमें बच्चों से बोलते हैं अपनी एक लोकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, और लोकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका एक साइंटिफिक सोल्यूशन दो। अगर वो सोल्यूशन अच्छा होता है तो सरकार फिर उसको इंप्लीमेंट भी करती है। आई फिर देखते हैं डबल डेकर मेट्रो जो है वो विशाखापट्टनम के लिए अप्रूव कर दी गई है। ये देखिए न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने आप में पहला स्टेप है। अभी तक कभी भी डबल डेकर ट्रेन तो चली है, मेट्रो नहीं चली है। प्रश्न ये उठता है कि साहब डबल डेकर क्या होता है। डबल डेकर का समझ लीजिए, जैसे आपने जैसे इसमें क्या होगा, एक यहां पर पूरा बैठने का अरेंजमेंट होगा जैसे नॉर्मल मेट्रो ट्रेन होती है, उसके ऊपर एक और डिब्बा होगा, समझ लीजिए डिब्बे के ऊपर डिब्बा चढ़ा हुआ है, और वहां पर भी बैठने का, माने एक तो बैठने के लिए यहां पर सारी सीटें लगी हुई हैं, ऐसे करके यहां पर सारी सीटें लगी हुई हैं, साथ ही साथ ऊपर भी बैठने के लिए सीटें लगी हुई हैं। तो साहब इससे क्या फायदा होगा, देखिए इससे क्या होगा, इससे एक ही ट्रेन में आप कैपेसिटी उसकी बिना उसकी लेंथ बढ़ाए हुए आपने क्या किया, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया। तो अब एक ही ट्रेन से और ज्यादा लोग ट्रैवल कर सकते हैं, तो हमें नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह फायदा होता है डबल डेकर मेट्रो से। तो विशाखापट्टनम पहला ऐसी जगह बन गई है जहां डबल डेकर मेट्रो चलाई जाएगी। तो तकरीबन 15 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये, जहां डबल डेकर मेट्रो चलाई जाएगी। मेरा आपसे एक सवाल आता है, मेरा प्रश्न आपसे यह है, यह बताइएगा आंध्र प्रदेश की क्या विशाखापट्टनम कैपिटल है? लेकिन फिर अमरावती क्या है? तो आपको क्या बताना है कि आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कैपिटल कौन कौन सी हैं और कितनी कैपिटल हैं इसकी। कितनी का क्या मतलब, ज्यादा भी हो सकती हैं। ये आप हमको, ये आज का होमवर्क है, प्लीज हर व्यक्ति ये होमवर्क करिएगा कि आंध्र प्रदेश की कितनी कैपिटल्स हैं और वो कौन कौन सी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप ये पूरी चीज समझ गए, तो कुल मिलाकर के 15 किलोमीटर की रहेगी यहां से। ठीक है, फिर देखेंगे डीजीसीए और एफसीआई, इनके नए हेड्स आ गए हैं। तो डीजीसीए क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इनके नए चीफ साहब का नाम क्या है, फैज अहमद किदवई। तो किदवई साहब जो है ये बन गए हैं डीजीसीए के प्रमुख। और इसके बाद आशुतोष अग्निहोत्री, इनको बना दिया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एफसीआई। हो सकता है भर्ती जल्दी आ जाए, 33,000 पदों पर भर्ती आने वाली है एफसीआई की, मोस्ट प्रोबेबली इसी महीने आ जाएगी, लेकिन अब और जल्दी आ जाएगी क्योंकि अब नए चीफ आ गए हैं इसके। जब भी कोई आउटगोइंग चीफ होता है ना, तो भर्ती को रोक के रखा जाता है, क्योंकि कोई आउटगोइंग चीफ अपने ऊपर, अगर मान लो भर्ती में कुछ गड़बड़ी हुई, तो कोई अपने करियर जाते जाते अपने करियर पर तोहमत नहीं लेना चाहता कोई भी। और जैसे ही कोई नया चीफ आता है तो वो सारी पेंडिंग भर्तियां तुरंत निकाली जाती हैं। तो आप बहुत जल्दी उम्मीद कर सकते हैं आगे की 33,000 भर्तियां और आने की, क्योंकि एफसीआई को नए चीफ मिल गए हैं। तो आशुतोष अग्निहोत्री साहब हैं, ये एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करते थे होम मिनिस्ट्री में, इनको चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है एफसीआई का। अब देखिए आपको दोनों चीजें समझाते हैं जरा कि ये डीजीसीए और एफसीआई आखिरकार है क्या।
बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। बात आती है सन 1929 की। 1929 में क्या हुआ था, दुखद भी बात है। कराची जो कि उस समय ब्रिटिशर्स के अंडर हुआ करता था, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, तो कराची में दो ब्रिटिशर्स के ही दो मिलिट्री एयरक्राफ्ट आ रहे थे और दोनों मिड एयर में ही कोलाइड कर गए। जब ये दोनों मिड एयर में कोलाइड कर गए तो हाहाकार मच गई कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। देखा गया कि हमारे वहां कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं है, इनफैक्ट कोई ऐसी बॉडी ही नहीं है जो एयरक्राफ्ट को रास्ता बताए कि आपको यहां से यहां चलना है, ऐसे से ऐसे चलना है। उन दोनों एयरक्राफ्ट में जितने भी सैनिक सवार थे, जितने भी ऑफिसर सवार थे, सबकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, 1929 की यह घटना है। 1932 से जो जेआरडी टाटा साहब थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी खुद की टाटा एयरलाइंस की शुरुआत कर दी। अब जब यह शुरू हुआ तो अंग्रेजों को लगा कि भाई एक बहुत जरूरी है, प्लस अंग्रेजों को भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट चलते थे। अब उन्हें डर लगने लगा कि ऐसा ना हो कि भाई टाटा से कभी एयरप्लेन से हमारा प्लेन अगर टकरा गया तो उसमें तो सिविलियंस बैठे हुए हैं, और सिविलियंस की अगर मृत्यु हो गई किसी कारणवश एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट से तो हाहाकार मच जाएगा। ऑलरेडी इतना बड़ा रिवोल्ट हो रहा है और झेल नहीं सकते। तो इन्होंने क्या किया, 1934 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया इंडिया के लिए कि हम एक नेशनल सिविल एविएशन एक्ट लेकर के आएंगे। और देन 1934 में जो आज आप डीजीसीए देखते हैं, वो तो देखो आज के करंट फॉर्म में 1978 में आया है, लेकिन जो उसकी पुरानी फॉर्म थी वो 1934 में आ गई थी। फिर वो रीनेम वीनेम हो गया 1978 में, तब से उसको डीजीसीए बोलने लगे, लेकिन इसकी शुरुआत 1934 में हुई थी। और क्यों हुई थी, वो जो प्लेन क्रैश हुआ था 1929 में कराची में। अच्छा, फिर देखिएगा एफसीआई कैसे जन्मा। एफसीआई की स्थापना जो है वो 1964-1965 की है। अब हुआ क्या यहां पर, अच्छा इसके साथ ना मैं एक नोट्स देता हूं, बहुत प्यारे नोट्स होते हैं, उसमें स्टैटिक जीके भी बहुत बढ़िया से होती है, उसको जरूर पढ़ा करिए। वो पीडीएफ हम देते हैं इसके साथ वाली, वो बहुत खास है। और अगर आप रेगुलर नहीं देखते ना, इस सेशन को जरूर देखिए, मजा आ जाएगा आपको। चलिए आइए सुनिएगा। अब हुआ क्या, बात आती है 1960 में। हम ना भयंकर फूड शॉर्टेज हम फेस कर रहे थे। उसी समय चीन के साथ में युद्ध हो गया 62 में। तो क्या हुआ, और उसी समय क्या हुआ, फिर जवाहरलाल नेहरू साहब जो है ये हमारे प्रधानमंत्री बने, सॉरी माफ कीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री साहब। लाल बहादुर शास्त्री साहब जो है ये हमारे प्रधानमंत्री बने। तो अब इन्होंने ही नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो इन्होंने जब नारा दिया तो किसानों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला कि अच्छे से क्रॉप उगाओ, खूब ज्यादा क्रॉप उगाओ। अब उनकी क्रॉप्स जो उग रही थी ज्यादा, उनको मैनेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की नीड तब फील हुई। तब फिर क्या हुआ, 1964 में एफसीआई को जन्म दिया गया। एफसीआई का काम यह रखा गया, आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी जिसको हम बोलते हैं वो करना है। वो रिकमेंडेशन सीएसीपी की होती है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। याद रखना, ये एग्जाम में सवाल आता है कि एमएसपी कौन डिटरमाइन करता है, लेकिन लागू करने की जिम्मेदारी, इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी एफसीआई को दी गई। जो किसानों का अनाज था उसका भंडारण करने की जिम्मेदारी एफसीआई को दी गई। तो इस तरीके से एफसीआई का जन्म हुआ। अच्छा, तो अब आप समझ गए ना एफसीआई कैसे आया, डीजीसीए कैसे आया। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे, हमारा टेलीग्राम चैनल ये है। इसके ऊपर आपको सारी खूब बढ़िया बढ़िया फ्रीबीज, खूब बढ़िया बढ़िया फ्री पीडीएफ्स और बहुत अच्छे अच्छे फ्री मैगजीन मिलते हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर देखिएगा ओबिचुरीज देख रहे हैं, आज कुछ ओबिचुरीज ज्यादा हैं हमारे पास। तो ये सीनियर मलयालम जर्नलिस्ट है, इनका नाम है नायर साहब, एस जयचंद्रन नायर। ये क्यों फेमस है, ये इसलिए फेमस है क्योंकि इनको देखिए 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा लिटरेरी पुरस्कार है। तो किसी ऐसे व्यक्ति के निधन हुआ है जो सबसे बड़ा लिटरेरी पुरस्कार जिसको मिला है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये होगा नायर साहब, ठीक है। काफी 2018-18 में भी अवार्ड मिला, लेकिन खाली, हालांकि ये अवार्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछेगा आपसे, खाली पूछेगा बताओ ये क्या, कौन थे ये। तो ये एक जर्नलिस्ट थे और ये राइटर भी थे ये। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और ओल्डेस्ट ओलंपिक चैंपियन क्लेती पासजेवे, इनके बारे में जरूर आएगा। ये हंगरी की हैं। इन्होंने तकरीबन 10 ओलंपिक मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 ओलंपिक के गोल्ड हैं। तो 10 ओलंपिक मेडल जीते हैं, जिसमें 5 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स हैं। और 1952 में इन्होंने, 1952, 1956 इन सब में गोल्ड जीता था इन्होंने। और ये ओल्डेस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थी जो अभी तक जीवित थी। ये हंगरी की है, मतलब इनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी। और इन्होंने सारे, ओल्डेस्ट ओलंपियन का अर्थ ये हुआ कि वो महिला जिसने ओलंपिक में भाग लिया हो, सबसे उम्रदराज महिला जिसने ओलंपिक में भाग लिया हो, तो वो ये थी। तो इनका नाम था एग्नेस क्लेती और इनका निधन हो गया, एग्नेस क्लेती। फिर देखेंगे बॉटनिस्ट हैं एस मनीलाल, ये ही ऑल्सो पास अवे। तो मनीलाल साहब जो हैं ये बहुत खास इसलिए हैं क्योंकि एक लैटिन में किताब थी बॉटनी के ऊपर। तो मनीलाल साहब ने उस लैटिन की किताब जो बॉटनी के ऊपर थी, बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता था बॉटनी का, 17वीं शताब्दी का था, मतलब 400 साल पुराना ग्रंथ था वो।
उसको अंग्रेजी और मलयालम में इन्होंने ट्रांसलेट किया, इसलिए इनको 2020 में पद्मश्री भी मिला था। तो ये मनीलाल साहब हो गए, तो इनको 2020 में देखिए पद्मश्री दिया गया था। इसका नाम था, किताब था हॉर्टस मलैब्रिकस। इंपॉर्टेंट है, ये किताब भी इंपॉर्टेंट है कह सकते हैं, लेकिन किताब नहीं आएगा। खैर, मनीलाल साहब पूछेगा बताइए कि इन्होंने कौन सी किताब ट्रांसलेट करी थी, ऐसे पूछेगा या बोलेगा के एस मनीलाल बताओ कि के एस मनीलाल किस फील्ड से एसोसिएटेड थे। ये तो ये साइंटिस्ट हो जाते हैं, सॉइल साइंटिस्ट हो जाते हैं ये। ठीक है, आइए बात समझ आ गई बढ़िया से एकदम। अच्छा, अब पीडीएफ देखिए इस सेशन का कहां मिलेगा, ये पूरी चीज आप देख लीजिएगा, यहां इसका पीडीएफ मिलेगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये सबको बता दूं यार, किताब अगर ईयर बुक आपने अभी तक, ईयर बुक सबके पास होनी चाहिए। मैं अब 5-6 दिन में एक सेशन लूंगा, आपके पास इसको जरूर चाहिए है ईयर बुक। कहां गई ये पूरे साल का 2024 का पूरा करंट अफेयर्स जो है ये लॉन्च हो गई है, ये ईयर बुक है, पूरे साल 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स है इसमें। ठीक है, तो इसको जरूर से सब लोगों के पास, ये किताब तो मैंडेटरी है, मैं बहुत कम ही चीजें कहता हूं जो कहता हूं कि ये मैंडेटरी है, इसको जरूर रखना, ये बहुत हेल्प करेगी आपकी। ठीक है, आओ अच्छा आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। सबसे ज्यादा एचएमपीवी वायरस से कौन इफेक्ट होता है? ध्यान रखिएगा, बूढ़े और बच्चे, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। तो ओल्ड, यूथ, स्मॉल चिल्ड्रन, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर कौन नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रोजेक्ट के तहत झुग्गी झोपड़ी जेजे क्लस्टर को फ्लैट्स की चाबियां सौंपी? तो यहां पर आ जाएगा आंसर, स्वाभिमान फ्लैट प्रोजेक्ट। देखते हैं हमें कितना याद हो गया अभी। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय क्या है? तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हेल्थ और वेलबींग वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य और कल्याण। कहां पर हो रहा है ये? भोपाल में। फिर विशाखापट्टनम में डबल डेकर के पहले चरण की लंबाई कितनी है? 15 किलोमीटर। हालांकि ये पूछेगा बताओ कहां हो रहा है ये, तो ये विशाखापट्टनम में हो रहा है। मेन सवाल ये बनेगा एग्जाम में, उत्तर 15 है। डीजीसीए के नए प्रमुख कौन है? तो इस समय डीजीसीए की कमान किसके हाथ में है? ये आ जाएंगे किदवई साहब हो जाएंगे। ये डीजीसीए की स्थापना कब हुई? 1978 में, आज के प्रेजेंट फॉर्म में। एस जयचंद्रन नायर 2012 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो एस जयचंद्रन नायर को आप लोग अब देखिए, बच्चे बोलते हैं ना, अरे सर 2012 का करंट अफेयर पूछ ले। नहीं रे भाई, सब लिंक्ड होता है। तो आंसर क्या आ गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार, सबसे बड़ा लिटरेरी पुरस्कार है भारत का। सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन कौन थी? एग्नेस क्लेटी, सबसे बुजुर्ग ओलंपियन चैंपियन। हार्टस मालब्रिकस का अनुवाद किसने किया? ये सवाल बनेगा। ये आ जाएंगे एस जयचंद्रन, के एस मणिलाल, ये मणिलाल, ये इन्होंने करा है। एंड 31वीं बाल साइंस कांग्रेस कहां आयोजित करी गई? ये आ जाएगा, कहां पर हो रहा है ये? भोपाल में। ठीक है, हाउ मेनी ओलंपिक मेडल्स कितने जीते एग्नेस क्लेटी ने? एग्नेस क्लेटी ने कुल मिलाकर 10 जीते थे, जिसमें 5 गोल्ड थे। ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपियन थी ये। That's it guys, that's it। चलो, तो हो गए आज के सारे करंट अफेयर्स बेहतरीन प्यारे तरीके से फिनिश ऑफ। हाँ जी, और ये किताब है आपका, इसके प्री ऑर्डर्स आप कर सकते हैं, अभी जरूर करिएगा इसको, क्योंकि ईयर बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर व्यक्ति के पास ईयर बुक होनी चाहिए, और फिर हम इसको पढ़ने का भी तरीका बताएंगे। 20th से इसकी डिलीवरी आपके पास शुरू हो जाएगी, प्री बुकिंग है शुरू हो चुकी है इसकी। ठीक है, और हाँ, जो भी बालक लोग अभी हमारे साथ एसएससी में, रेलवे में, या किसी जो भी आप एग्जाम वगैरह देंगे ना, एफसीआई वगैरह, तो इसके लिए लैब में आप हमारे साथ में पढ़ना चाहते हैं ना, सो द बेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट चॉइस इज महापैक्स। ये बेस्ट होते हैं, तो आप एसएससी, बैंक और इन सब के ये महापैक में एनरोल कर सकते हैं। द कोड इज LAB लैब, बस सिर्फ इतना सा याद रखना है। एंड ये लीस्ट उसके ऊपर रहते हैं, इसमें ई बुक्स और लगभग 10,000 टेस्ट, लगभग 5 से 10,000 टेस्ट, 1 लाख क्वेश्चंस, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। और 1 साल तक जितने हमारे बैचेस आते हैं ना, वो सब इसमें इंक्लूड रहते हैं। तो आप इसमें VOD से, मतलब रिकॉर्डेड बैचेस से लेकर के लाइव बैचेस तक, सब सारे 1 साल तक के सारे फ्री। लगभग 70,000 के कोर्सेज इसमें इंक्लूड रहते हैं इसमें। ठीक है, सो इट इज जस्ट एट 3600, 3599 एंड 2199। ये लैब और एसएससी का ये अलग अलग हो जाएगा। और आज की क्लास में 10 बजे जरूर आना। क्यों? ये वायरल जी के होता है, ये जिन लोगों को लाइव हमसे पढ़ना है ना, यहां पर आइएगा, बहुत मजा आएगा। आज हम ना टॉपिक बहुत गजब का ला रहे हैं। कौन सा टॉपिक है पता है? आज का टॉपिक है, बहुत गजब टॉपिक है आज का, फर्स्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। बहुत बार आता है ना, बताओ वो पहली महिला कौन थी, बताओ पहला पुरुष कौन था। आज हम ये पूरा कराएंगे। पिछली क्लास में भारत के सारे डैम खत्म करा दिए थे। दिस इज अ फ्री सेशन फॉर एवरीवन। बहुत प्यारे सेशन होते हैं, वायरल जी के नाम है इसका, तो इसमें जरूर मिलिएगा। ठीक है, अभी होगा 3 घंटे बाद। ठीक, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।